जैसा कि हम सबको पता है कि इस बार भी आईपीएल में कुल 10 टीमें खेलने वाली है। टीम में जितने भी खिलाड़ी होते हैं उनकी प्रॉपर बोली लगती है। बोली लगाने वाले इन टीमों के ओनर होते हैं। जब ये खिलाड़ियों की बोली लगती है तो एक आईपीएल गवर्निंग कमेटी होती है। ये एक खास कमेटी होती है जो ऑक्शन के लिए रूल्स बनाती है। ऑक्शन के वक्त इस कमेटी के मेंबर्स बीसीसीआई के ऑफिशियल्स वहां मौजूद रहते हैं ताकि हर चीज रूल्स के मुताबिक हो। इस बार जब आईपीएल का मिनी ऑक्शन हो रहा था, खिलाड़ियों की बोली लग रही थी, तो मुस्तफिजुर रहमान इकलौते बांग्लादेशी खिलाड़ी थे जिनकी बोली लगी। इनका बेस प्राइस था 2 करोड़, लेकिन केकेआर ने 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। हालांकि ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट केकेआर ने बोली लगाई। केकेआर से पहले चेन्नई ने 9 करोड़ की बोली लगाई। नतीजा ये निकला, केकेआर जीत गया और मुस्तफिजुर रहमान केकेआर की टीम में चले गए। जब ऑक्शन हो रहा था और खिलाड़ियों की बोली लग रही थी, तब बीसीसीआई वहां मौजूद थी। अगर सुरक्षा की इतनी ही चिंता थी तो ऑक्शन में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को रखा ही क्यों गया? करोड़ों की बोली लग जाने के बाद उन्हें रिलीज करना क्या हमारी साख पर सवाल नहीं उठाता? क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अब क्रिकेट के मैदान और टीवी स्टूडियो के बजाय प्रवचन के मंचों से तय होगी? मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा, लेकिन अचानक खेल बदल गया। क्या ये फैसला सरकार का है, बीसीसीआई का है या उन धार्मिक गुरुओं का है जिनका प्रभाव अब सोशल मीडिया पर बढ़ रहा है? अगर तुम्हें भारत से प्रेम है और अगर हिंदुओं के मरने का दुख तुमको भी है तो मिस्टर केकेआर उस खिलाड़ी को, बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम से निकाल के बाहर करो। और सिर्फ एक इंसान को टारगेट किया गया, शाहरुख खान। शाहरुख खान को इसलिए टारगेट किया गया ताकि न्यूज और अटेंशन ज्यादा मिले। सीएसके के ओनर अक्सर पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन केकेआर का चेहरा शाहरुख खान, इसलिए लोगों ने उन्हें एंटी नेशनल कहकर निशाना बनाया और बाद में मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करना पड़ा। हालांकि बीसीसीआई ने केकेआर को बोला कि उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर किसी भी खिलाड़ी को सिलेक्ट कर सकते हैं। उस खिलाड़ी को, बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम से निकाल के बाहर करो। बीजेपी नेता संगीत सोम ने केकेआर के मालिक शाहरुख खान को गद्दार तक कह दिया। अब सवाल उठता है कि क्या देवकी नंदन ठाकुर जैसे आध्यात्मिक गुरु अब तय करेंगे कि भारत किससे क्रिकेट खेलेगा और किससे नहीं? लोकतंत्र में हर किसी को अपना राय रखने का हक है, लेकिन जब दो देशों की रिश्तों की बात आती है तो क्या भावनाओं में बहकर लिए गए फैसले हमेशा देश के लिए सही होते हैं? इस समय बांग्लादेश के साथ रिश्ते एकदम नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। इसे सुधरने के बजाय और क्रिटिकल सिचुएशन में खड़ा है। हो सकता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान जैसा हाल हो जाए। अच्छा, जब ये सब हुआ तो सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखिए। बांग्लादेश ने भी कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि उनके खिलाड़ी भारत में आकर T20 नहीं खेलेंगे और बांग्लादेश में आईपीएल का ब्रॉडकास्ट भी नहीं होगा। अब इससे नुकसान किसका होगा? ब्रॉडकास्टर के करोड़ों रुपए डूब रहे हैं। भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को झटका लग रहा है। क्या हम पड़ोसियों के साथ अपने रिश्ते इस हद तक खराब कर रहे हैं कि बातचीत करने के सारे रास्ते बंद हो जाएं? क्या सरकार वाकई में इन दबावों में काम कर रही है या फिर सरकार की एक सोची समझी रणनीति है? बांग्लादेश में सेना समर्थित सरकार के आने के बाद सीमा पर तनाव बढ़ा है, लेकिन खेल को राजनीति का मोहरा बनाना कितना सही है? अगर खेल बंद करना ही है तो एक क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए, ना कि किसी दबाव में लिया गया अचानक फैसला। इंडिया ने हमेशा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात की है, लेकिन वर्तमान में हमारे सभी पड़ोसियों के साथ रिश्ते तनावपूर्ण हैं। बांग्लादेश तख्ता पलट के बाद वहां की कट्टरपंथी और मौजूदा सरकार की ताकतों का उभार इंडिया के लिए सेफ्टी और डिप्लोमेटिक सिरदर्द बन चुका है। मालदीव और श्रीलंका, इन देशों में चाइना का बढ़ता प्रभाव और इंडिया आउट जैसे कैंपेन हमारी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की फेलियर को बताता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यहाँ रिश्ते पहले ही ठंडे बस्ते में पड़े हैं।
हालांकि अफगानिस्तान के साथ में रिश्ते फिर से एक नई जन्म ले रही है। जैसा कि हमने धार्मिक गुरु और अन्य प्रभावशाली लोगों का जिक्र किया, भारत में अब पब्लिक डिप्लोमेसी का दौर है। सोशल मीडिया और धर्म गुरुओं के बयानों से जनता में एक धारणा बनती है कि जब फॉरेन पॉलिसी किसी सोशल मीडिया के ट्रेंड्स या धार्मिक भावनाओं से प्रभावित होती है तो वह प्रोफेशनल नहीं रह जाती। और जब सरकार जनता के गुस्से के डर से बांग्लादेशी खिलाड़ियों को बैन करती है या रिश्ते तोड़ती है तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि एक अनप्रिडिक्टेबल पार्टनर की तरह बन जाती है। देश की सुरक्षा सबसे पहले, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी चलाने का काम सरकार और एक्सपर्ट्स का है। अगर हम खेल और संस्कृत को भी नफरत और दबाव की भेंट चढ़ा देंगे तो आने वाले समय में साउथ एशिया में इंडिया की पोजीशन क्या होगी? क्या हम वाकई में विश्व गुरु बन रहे हैं या फिर अपनी ही पॉलिसीज में उलझे हुए हैं? एक विश्व गुरु वो होता है जो अपने पड़ोस में पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखे। अगर इंडिया अपने छोटे पड़ोसियों के साथ व्यापार और खेल के जरिए रिश्ते को संभाल नहीं पा रहा है तो अमेरिका या रशिया के साथ बराबरी करना बहुत मुश्किल होगा। और इसी कमजोरी का फायदा चाइना उठा रहा है। जहां इंडिया भावनाओं या विवादों की वजह से पीछे हटता है, वहां चाइना पैसा और इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर घुस जाता है। क्या हमें चिंता करनी चाहिए? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी लोगों के प्रवचनों से नहीं बल्कि नेशनल इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म विजन से चलनी चाहिए। हम अगर केवल रिएक्शन देंगे तो हम कभी लीडर नहीं बन पाएंगे। हमें अपनी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके पड़ोसियों को जोड़ने का काम करना चाहिए, ना कि उन्हें दूर करने का। दोस्तों, ये रहा मेरा ओपिनियन। आपका इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।